बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के मुतल्लिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन स्टेप्स। पहला स्टेप इसका है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप इसका है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जैसा कि हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और एनरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के बगैर होती है। तो इसका पहला स्टेप जो कि ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एनरोबिक रेस्पिरेशन में वो जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें पायरुविक एसिड जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू टू पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, और वो जो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे, चूँकि ऑक्सीजन नहीं थी, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं हो सकते थे, और उन्होंने फिर अपना एक अल्टरनेट पाथवे लिया जिसको हमने फर्मेंटेशन मेटाबॉलिज्म कहा, और उसमें या तो फिर वो पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, और वो जो कोएंजाइम NADH प्रोड्यूस हुए थे वो उन्होंने यूटिलाइज कर लिए, या फिर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो जो पायरुविक एसिड है वो अब माइटोकॉन्ड्रिया में चूँकि अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो पायरुविक एसिड जो है दैट विल इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। तो देखते हैं कि जी किस तरह क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होता है। यहाँ देखिए इस पायरुविक एसिड के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में दाखिल होने का जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें होता क्या है कि ये जो पायरुविक एसिड है ये ख़ास इसके कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, और ये इनके थ्रू, इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू पायरोवेट जो है ये इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। चूँकि आगे इसने क्रेब्स साइकिल में मूव करना होता है और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और ये जो है ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें एक डीकार्बोक्सिलेशन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होती है, और इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल जो है वो NAD विच इज़ द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ दैट कोएंजाइम, और ये बन जाता है NADH। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो NADH का प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं कि जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और साथ में एक NADH जो है वो प्रोड्यूस होता है, और साथ ही यहाँ पे इसके साथ एक कोएंजाइम जो है वो अटैच हो जाता है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और वहाँ पे कोएंजाइम जो है वो ऐड हो जाता है, और इस प्रोसेस का नाम है, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एसिटाइल को A बना है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें ये एंजाइम है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है पूरा। इसमें 3 एंजाइम आते हैं E1, E2, E3। ये खासा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए इस पे अलग लेक्चर में बात करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये किस तरह होता है। बहुत सारे इसमें एंजाइम और कोएंजाइम इन्वॉल्व हैं जो कि इसको पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं एसिटाइल को A में। तो कीप इन माइंड कि जब ये प्रोसेस होता है तो वहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है। चूँकि जितने भी NADH प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेंगे। तो ज़हन में रखना है कि ग्लाइकोलिसिस में भी हमारे पास जो है जो NADH जो है वो प्रोड्यूस हुए थे वो भी होंगे और ये भी होंगे, और जो क्रेब्स साइकिल में NADH रिड्यूस होंगे वो भी होंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। तो यहाँ देखिए कि पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हुआ है एसिटाइल को A में, और एक NADH जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो देखते हैं कि आगे एसिटाइल को A जो है वो किस तरह क्रेब्स साइकिल में जाके आगे फिर कंज्यूम होता है पूरा रिएक्शन के। तो ये है हमारे पास क्रेब्स साइकिल।
यहाँ पे क्रैब साइकिल जो है ये इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, चूँकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसको क्रैब साइकिल कहा जाता है इसके नाम पे, क्योंकि सबसे पहले क्रैब ने इसको डिज़ाइन किया था, लोकेट किया था और नोबेल प्राइज़ विन किया था, उसके नाम पे इसे क्रैब साइकिल भी कहा जाता है। तो ये जो क्रैब साइकिल है ये 8 मुख्तलिफ किस्म के स्टेप हैं, मेटाबॉलिक स्टेप्स हैं, इस पे मुश्तमिल होता है। और आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहली फेज़ जो है इसको प्रेपरेटरी फेज़ कहते हैं, दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन फेज़ है और तीसरी जो है वो रीजनरेशन फेज़ है, जिसमें दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट को बनाया जाएगा और रिएक्शन जो है वो उसको दोबारा रिपीट करने के लिए स्क्रैप साइकिल को ये रीजनरेट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि यह जैसे एसिटाइल को ए जो है, जो कि अभी पायरुविक एसिड से बना है, दैट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड है और उसके साथ एसिटाइल को ए लगा हुआ है। एसिटाइल एक 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसके साथ को ए लगा हुआ है, कोएंजाइम ए लगा हुआ है। तो ये ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये 4 कार्बन का कंपाउंड इस 2 कार्बन के कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा और ये साथ इसके कोएंजाइम लगा हुआ है और इसने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है सिट्रेट में। लेकिन ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसके साथ एसिटाइल को ए जब अटैच होगा तो ये बनाएगा सिट्राइल को ए, जो कि 6 कार्बन का कोएंजाइम के साथ अटैच एक मॉलिक्यूल है। और उसमें फिर जब वाटर ऐड करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे इकट्ठा रिएक्शन दिया हुआ है, इसकी मैंने वजाहत की है कि ये रिएक्शन किस तरह हुआ है। तो ये सिट्राइल को ए जब पानी ऐड करेंगे तो ये कोएंजाइम जो है ये यहाँ पे अलहदा हो जाएगा और यहाँ पे सिट्रेट बन जाएगा। तो अब सिट्रेट जो है इसकी ज़ाहिर है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होनी है और जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होनी है तो चूँकि ये सिट्रेट जो है इस फॉर्म में इसकी डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, इसको रीअरेंज किया जाता है, इसके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट किया जाता है और उसका नाम है आइसोसिट्रेट। तो रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है इसकी शिफ्टिंग हुई है और यहाँ पे सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट बन गया है। ये देखिए यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे है और यहाँ पे ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ आ गया है और दैट इज़ आइसोसिट्रेट। और ये क्यों किया गया है? चूँकि यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन करनी है और इस ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम आएंगे और इससे फिर जो है वो एनर्जी जनरेट होगी। तो इस सारे काम को करने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होना है, जिसमें से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी है तो ये आइसोसिट्रेट से इजीली रिमूव होती है। इसलिए सबसे पहले सिट्रेट को कन्वर्ट कर लिया जाता है आइसोसिट्रेट में, इसको हम प्रेपरेटरी फेज़ कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है डीकार्बोक्सिलेशन फेज़ शुरू होती है। देखिए यहाँ पे सबसे ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिमूव होगा और एंजाइम होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जो ही ये रिमूव होगा और साथ में जो हाइड्रोजन रिमूव होगी उसको NADH जो है वो कैप्चर करेगा और NADH बना देगा। यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है और साथ में NADH जो है वो रिमूव हुआ है और हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया है। देखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है 1 2 3 4 5, पहले ये 6 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया, अब हमारे पास आ गया अल्फा कीटोग्लूटारेट। और ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये दोबारा फिर वही प्रोसेस होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ये भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था और ये भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। उसी तरीके से यहाँ पे एक और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए अब ये वाला रिमूव हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और इसके साथ जो एसोसिएटेड हाइड्रोजन थी वो निकलेगी। तो NADH जो है वो
NADH+H जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल को ए बनेगा। तो ये वाला जो कोएंजाइम है यहाँ पे जो रिमूव हुआ था वो यहाँ रिएक्शन में आता है और यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हुआ है उसकी जगह पे ये वाला कोएंजाइम जो है वो आके अटैच हो जाता है और अब ये कंपाउंड हमारे पास आ गया सक्सिनाइल को ए। सक्सिनाइल को ए, ये सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में और यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा और ये कोएंजाइम यहाँ से रिमूव जब होगा तो उसकी जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ, अगर ये एनिमल का सेल है तो ये जीडीपी से जीटीपी बन जाएगी, वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा जीटीपी बन जाएगी। अगर ये प्लांट का सेल है तो यहाँ पे एडीपी जो है वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बना देगा। तो यहाँ पे ये एक एटीपी या जीटीपी का मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होता है, आपको पता है कि अगर इस तरह कोई अगर फॉस्फेट अटैच होके यहाँ पे एटीपी बनाता है तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और यहाँ पे ये कोएंजाइम रिमूव हो गया, इसका एंजाइम जो है उसका नाम है सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम है और यहाँ से फिर इसकी जो है वो रीजनरेशन फेज शुरू हो जाती है। चूँकि यहाँ पे हमारे पास आप देखें कि यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रह गए हैं और ये 2 कार्बन के साथ हैं, 4 कार्बन का ये कंपाउंड है सक्सिनेट। ये 4 कार्बन का कंपाउंड रीअरेंजमेंट होगी और ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और ये दोबारा फिर ताकि एसिटाइल को यहाँ पे लेके दोबारा साइकिल को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ से सक्सिनाइल, ये सक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा और देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गया है। इस डबल बॉन्ड के आने से नया जो कंपाउंड बना है उसका नाम है फ्यूमारेट और वो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुई है वो FAD जो है उसको कैप्चर कर लेगा और FADH2 बना देगा। इसी तरह आगे ये जो है फ्यूमारेट ये मैलेट में कन्वर्ट होगा, वाटर ऐड करेंगे, फ्यूमेरेज एंजाइम होगा, ये भी रीअरेंजमेंट है और उसके बाद ये जो मैलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। देखिए फिर वही रीअरेंजमेंट है जिसके नतीजे में हाइड्रोजन रिलीज होती है और ये हाइड्रोजन जो है ये NADH+H, ये हमारे पास एक और कोएंजाइम जो है वो रिड्यूस हो गया। अब दोबारा हम ऑक्सैलो एसीटेट पे पहुंच गए। तो इस सारे पाथवे में अगर हम देखें तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो ये बना हुआ है, इसको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये और ये 3 जगह हैं ऐसी जहाँ पे हमारे पास NADH जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और एक जगह हमारे पास ये वाला जो है यहाँ पे FAD जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो एक साइकिल में हमारे पास जो है वो 3 हमारे पास जो हैं वो आए हैं NADH 1, 2 और 3 और एक जो है वो FADH आया है और एक मॉलिक्यूल जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में हमारे पास आया है। तो अगर एक एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है और उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और मुख्तलिफ एंजाइम जब उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं, एक जो है वो FADH2 प्रोड्यूस होता है और एक मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का प्रोड्यूस होता है। और ज़हन में रखना है कि जितने भी NADH होंगे या FADH होंगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि क्रिस्टी में होती है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके फिर ये केमियोस्मोसिस के थ्रू ATP का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो देखते हैं इसकी एनर्जेटिक्स, देखते हैं कि ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए एनर्जेटिक्स ऑफ
TCA साइकिल, आपने देखा कि यहाँ पे 3 NADH मालिक्यूल जो है वो रिड्यूस हुए हैं। ये 3 मालिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो 9 ATP मालिक्यूल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इनका पोटेंशियल है कि चूँकि एक NADH जो है जो कि क्रैब्स साइकिल के में प्रोड्यूस होता है वो 3 ATP मालिक्यूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसका इतना पोटेंशियल है कि ये 3 ATP मालिक्यूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह जो FADH2 है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसका पोटेंशियल ये है कि ये 2 ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस टोटल कैलकुलेट करेंगे, एक जो एसिटाइल को ए है उसने 9 ATP मालिक्यूल यहाँ पे, 2 ATP मालिक्यूल यहाँ पे, 9 और 2 11, और एक मालिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का है। टोटल काउंट जो है वो 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक एसिटाइल को ए जब क्रैब्स साइकिल में मूव करेगा तो 12 ATP मालिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और ज़हन में रखना है कि हम कहाँ से चले हैं, एसिटाइल को ए से चले हैं। तो अगर हम पायरुविक एसिड से चलेंगे तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनने का जो अमल है वहाँ भी एक NADH जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। अगर उसको भी शामिल कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो स्कोर हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। और अगर पायरुविक एसिड से शुरू करेंगे तो पायरुविक एसिड जो है 2 पायरुविक एसिड हैं, 2 एसिटाइल को ए बनेंगे, तो ये हमारे पास 30 स्कोर जो है वो एक ग्लूकोज का मालिक्यूल जो होगा वो पायरुविक एसिड से लेके क्रैब साइकिल तक 30 मालिक्यूल ATP के जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसमें हमने जो 30 में अभी हमने ग्लाइकोलिसिस वाले जो हैं वो जमा करने हैं। ग्लाइकोलिसिस को अभी नहीं हमने जमा किया, उसको ग्लाइकोलिसिस वाले जमा करेंगे तो फिर ये टोटल स्कोर हमारे पास आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे और फिर पूरी जो एरोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जेटिक्स है हर स्टेप को बताएंगे कि कितनी एनर्जी निकली है और एंड पे टोटल स्कोर जो है वो कितना हमारा बना है। ये आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।